बरसातों में उमस। बिरजू, ध्यान से मेरी बात सुन। जैसे तैसे 10वीं कर ले। तेरा मामा डीसी लगा हुआ है, कहीं लगवा देगा। तेरी जून संवर जाएगी। भाइये ने मुझसे 4 साल बड़े भाई को बार बार समझाया। बख्शी 1970 में अपनी 10वीं की पढ़ाई आध बीच में छोड़ के घर बैठ गया। मैं उसी साल 9वीं में गया। डीसी का लफ्ज़ सुनते साथ ही मुझे वो निखरा हुआ दिन याद आया जब बोहड़ पीपल तले भाइया, रामा और वेहड़े के और लोग खड्डियों में बैठे बुनाई कर रहे थे और जलंधर से बजाजी बेचने आए हंसराज और भगान कपड़ों की चलती फिरती खुली दुकान पहले की तरह सजा के ग्राहकों की पसंद के थान उनके आगे डाल रहे थे। माँ ने तेजी से आके भाई की खड्डी के पास बैठे बख्शी को खत पढ़ने के लिए कहा। सब जने बख्शी के मुंह की तरफ देखते हुए चुपचाप गौर से सुनने लगे। मैं आईएएस बन गया हूँ, बधाई। आईएएस बनने वाली बात समझ में ना आए। फिर हंसराज ने चिट्ठी लेकर पढ़ी और साथ ही कहा, पहले लड्डू मंगवाओ, फिर बताऊंगा क्या बात है। पास खड़े हम सबके चेहरे खिल उठे थे। भाइये ने बेचैन होकर पूछा था, लाला फटाफट बता, ये क्या होता है? आईएएस डिप्टी कमिश्नर लगते हैं। सेबो बहन बधाई, तेरा भाई इतना बड़ा अफसर बन गया है। भाइया भाग के जयराम की हट्टी से लड्डुओं का थाल भरवा लाया जो सारे वेहड़े में बांटे गए थे, और वो सब एक एक करके या झुरमट बना के बधाइयाँ देने हमारे घर आए थे। बगुले की तरह आया ये ख्याल वापस दिल के किसी कोने में समा गया और बख्शी का माड़कू जैसा चेहरा सामने आ गया। बख्शी ने एक ना पकड़ रखी थी, चाहे एक बार कहला लो चाहे 100 बार, मुझे नहीं पढ़ना। चल बात खत्म, आर पार। कल को तू हमारे साथ दिहाड़ी करने चलियो। भाइये ने तन से कहा कि शायद निक के औखे कामों और दबके छिड़के का सोच के अब भी पढ़ने के लिए हाँ कर देगा। दिहाड़ी धूप के लिए जाना कोई नया है? 4-5 सालों से जा ही रहा हूँ। जब 3 रुपए दिहाड़ी के तेरे हाथ पे रखता था, याद नहीं? बख्शी ने जताया। चंगा, जैसे तेरी मर्जी। भाइये ने ना चाहते हुए भी अपनी सहमति दे दी। भाइये का कई दिन तक मन उदास रहा, जैसे किसी चीज़ के खो जाने की कसक लग गई हो। उसने हुक्के की नाल अपनी तरफ घुमाई और लंबा सूटा खींचने के बाद कहा, सारी आस उम्मीद पे पानी फिर गया। इतने में ताए रामे ने बाहरी दरवाजे की चौखट टाप के अंदर आते हुए और हम दोनों भाइयों को दादी की चारपाई पे बैठा देख के अपने मखौलिए स्वभाव के मुताबिक कहा, बिरजू ते घिरजू ने ठानेदार दी गड़ासी मारी। ताए ने लाड में हमारे कई नाम रख रखे थे। वो खांस के घर में आने के बजाय हमारे बारे में कभी कोई टोटका, कभी कोई तुक बोल के आता और मेरी माँ फुर्ती से 2 गिट्ठों लंबा घूंघट काट लेती। भाइये के पास ताए के बैठने की देर थी कि उसने नाल ताए की तरफ मोड़ दी। उसने लंबे लंबे और तेज तेज कश भरे। ताया धुआं कभी मुंह से कभी नथनों से निकालता और कई बार पता ही ना चलता कि धुआं किधर चला गया। वो उसे कितनी ही देर मुंह के अंदर ही रोक के रखता। फिर उसने सहवन ही पूछा, कैसे मसूसे बैठे हो, जैसे कुड़ी दाब के आए हो? बताओ तो सही। इसके मामे को क्या बताएंगे? पढ़ता नहीं या हमसे पढ़ाया नहीं जाता? क्या सोचेगा वो हमारे बारे में? भाइये ने सवाल पे सवाल खड़े कर दिए जिनमें से जवाब झलक रहे थे। पढ़ लिख के किसी आसरे लग जावेगा, आगे तू अपना पढ़ा विचार ले। ताए ने कुछ दिन पहले की तरह बख्शी को फिर समझाया। मैंने देखा भाइये का उधेड़ उम्र का चेहरा मुरझा गया। वो एक टक धरती को देखता रहा, जैसे किसी गुम चीज को पाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने देखा कि भाइये के मुंह पे 3-4 दिन की दाढ़ी में सफ़ेद बालों की गिनती दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और फिर बख्शी भाइयों होरा के साथ दिहाड़ी डिगारे जाने लगा। पतला, फुर्तीला और नक्कर हड्डी वाला काला जिस्म कितना कितना बोझ उठाता, ईंटें ढोता, उछालता और गारे की घानी करता न घबराता। उसने मुसीबतों का फंदा अपने गले में खुद ही डाल लिया। थोड़े दिन बाद मुझे लगा जैसे उसका ना पढ़ने का चाव उतरने लगा हो। वो अपने मुंह पे उगते छिद्रे छिद्रे बालों को दाहिने हाथ के अंगूठे और उंगली से तेज तेज चुटकी में खींचता, जैसे अपने भावे से जूझने का जतन कर रहा हो। मुंह पे किल्लों फिंसियों से लगता जैसे उसकी जिंदगी भी अब सीधी हमवार न रही हो। जब वो उनको नोच नोच के पीप और कील निकालता तो उसके चेहरे के कई रूप बदलते,
जैसे किसी न्याणे को डराने की कोशिश कर रहा हो। भैया और माँ बख्शी के बारे में सोचते, फिक्र करते और बात करते। सारी उम्र ऐसे ही चमड़ी उतरवाएगा ये। मैं तो कहता हूँ कि तू डीसी साहब से बात कर, कहीं पुलिस में भर्ती करा दें। तुझे पता है पुलिस वाले लोगों को जूतियाँ मारते हैं, साथ ही अगले से पैसे भी लेते हैं। ये सुनते ही मामा जी का भरवां, कटी हुई और छोटी छोटी फपती हुई मूछों वाला गोरा नच्छो रोबदार चेहरा, सर के पीछे को बनाए हुए छोटे बाल और चरेरा ऊंचा लंबा जवान जिस्म मेरी आंखों के आगे आ गया। साथ ही तीतर खुम्बी बादलों जैसे ख्याल मन की रो मुताबिक जुड़ने लगे। पल में ही पिछले जाड़ों में मामा जी और भाइये के बीच हुई बातें सुनने और मंजर दिखने लगा। भाइये ने पिंड आए मामा जी को अपने टब्बर की मजबूरियों की अकथ कथा सुनाने की खातिर बात छेड़ी थी। साहेब, जो मिल में जीएम को कह के मुझे अब की पक्का करा दो तो घर का पहिया ठीक चल पड़े। भाया, मैं बात करूंगा, मामा जी ने भरोसा दिलाया। लड़के ठीक ठाक पढ़ जावेंगे, रोजगार का वसीला बन जाएगा। उम्र के 4 दिन सूखे गुजर जावेंगे। पल भर की खामोशी के बाद अपने गहरे रिश्ते का एहसास करते हुए अपनायत भरे बोल बोल के तरला सा किया। ठाकुरदास, फिक्र न करो, मैं बात करूंगा, जल्दी पता दूंगा। मामा जी ने फिर यकीन दिलाया। भाइये को घर की तरक्की और खुशहाली मिल में गन्ने की पड़ाई रुत या 12 महीने की नौकरी में दिखाई देती। इसीलिए वो मामा जी के पीछे पड़ा हुआ बार बार कहते सुनते झिझकता ना था। चलो, अब की नहीं तो अगले सीजन पे देख लीजो। मुझे 15 साल हो चले हर सीजन पे काम करते हुए। जिनकी छोटी बड़ी सिफारिशें थीं वो पक्के हो गए, या फिर वो पक्के हो गए जिन्होंने चढ़ावा चढ़ा दिया। हम 8-10 वही बंदे रह गए जिनका कोई बेली वारिस नहीं। अगर भाया दलीलें देके चुप हो गया। शायद उसे अब मामी जी के वास्ते से मामा जी की निजी मजबूरियों का ध्यान या याद आने लगी थी। मामा जी खामोश बैठे अपनी नकटाई पे बार बार हाथ फेरते, जैसे उसका कोई बाल या सिलवट निकाल रहे हों। मिल की गन्ना पड़ाई की रुतें पहले की तरह आती और जाती रहीं। जब मामा जी कोऑपरेटिव्स और दूसरे महकमों के सेक्रेटरी बने तो भाया और माँ बहुत खुश हुए। अंधेरे मुस्तकबिल में आस विश्वास का एक जगता चराग नजर आया। भाइये के साथ मिल में मजदूरी करने वाले और वेहड़े के लोग कहने लगे, ले भाई ठाकुरा, तेरे तो पौ 12 हो गए समझ। 12 महीने की नौकरी पक्की लगी जान। जट्टों की बुतियों बेगारों से पीछा छुट जावेगा। रोब से कह, तेरा हक बनता है यार, इतना ना सोच। मुल्ला सबक ना दे तो घर भी ना आने दे। ऐसी बातों ने भाइये को उकसाया और हल्लाशेरी दी। उसने संग संकोच छोड़ के हिम्मत करके एक बार फिर कहा, साहब, अब तो सब कुछ तुम्हारे हाथ बस में है, मेहरबानी करके अगर। ठाकुरदास, तेरी बात अपनी जगह ठीक है, पर लेबर के वास्ते मैं किसी को नहीं कहने वाला। ठीक है, किसी पढ़े लिखे के लिए सिफारिश करनी हो तो और बात है। मामा जी ने अपने दिल की बात साफ सीधी सुना दी। भाइये की जोश भरी उम्मीद एक पल में मुक गई, पर उसने आस का पल्ला ना छोड़ा। जैसे पिछले 15 साल से मिल में मौसमी मजदूरी करने से पक्की नौकरी उसका हक बन गई हो। अब वो बड़े सरपंच मामा जी के इर्द गिर्द चक्कर काटने लगा। सर तोड़ जत्नों के बावजूद पर नाला वहां का वहीं रहा। मेरे मन में इन ख्यालों के चलते पहिए तब रुके जब भाइये ने माँ को ठहराव से सलाह दी। मेरी बात छोड़ तू, बिरजू के मामे से आप एक बार कह के देख। अगर थोड़ी सी तुल मार दें तो समझ बेड़ी तर गई। हम तो अपना टाइम लगाए जाते हैं, पर इसकी तरफ देख के मन डूबने लगता है। अभी उम्र पड़ी है, कल को ब्याह शादी होनी है। जट्टों से पेलियों का पूछते हैं और हमारे यहाँ देखते हैं कि लड़का काम क्या करता है। 100 बातें पूछते हैं और फिर। भाइये ने थोड़ा सा रुक के फिर कहा, तू जा कह के देख। 10वीं पास नहीं तो क्या हुआ, फेल तो है ही। भाइये ने हालात के मुताबिक फैसला लेने के लिए किसी टोए को सड़प्पा मार के टापने की कोशिश में लंबी छलांग लगाई। मुझे लगा कि बख्शी के मुस्तकबिल का झोरा उसे अंदर अंदर ठोरा बना के खाने लगा है। माँ के बार बार कहने पर मामा जी ने बख्शी को पुलिस भर्ती के लिए बुलाया। माँ के मुताबिक समय का साथ हाथों की लकीरों में बदल गया। भाइया माँ को उसके भाइयों के ताने देता, उल्टा सीधा बोलता,
गुस्से में कई चीज़ें उठा उठा के फेंकता और माँ जैसे सीने पे पत्थर रख के सब कुछ सह लेती। बस इतना ही कहती, भला मेरे हद बस में क्या, कहना सुनना ही होता है। इन्हीं दिनों में मामा जी का स्नेहा बख्शी के लिए सावन भादों के बादल की तरह आया, जो कभी बरस जाता और कभी साथ का बनना ही छोड़ जाता है। पेड़ों पर गहरी हरियाली की तरह सारे टब्बर के तन मन पे खुशी ठाठे मारने लगी, जैसे पिंड के पास के नाले में बिना बरसात के ही बाढ़ आ गई थी। और लोग बातें कर रहे थे कि दूर पहाड़ों पे मींह बहुत बरसा, तभी बाढ़ आई। वहां भला क्या जरूरत है मींह की, वहां ऊंची जगहों पर तो बरसता ही रहता है। इधर बिना बारिश के ही लोगों का कितना कुछ बाढ़ में बह गया। मुझे लगा भाइये के पहले गिले शिकवे, ताने मीने और बेउम्मीदी मामा जी के स्नेह के साथ बह के दूर चले गए हों। मामा जी की सलाह, पुलिस से रोडवेज की कंडक्टरी कहीं भली है, बख्शी से कहो लाइसेंस बनवा ले। बख्शी ने जलंधर के चक्कर लगा लगा के कंडक्टर का लाइसेंस दिनों में ही बनवा लिया। उसने पिंड से 100 किलोमीटर दूर पठानकोट से 1 महीने की मिडली डॉक्टरी सहायता सिखलाई ले ली। रोज के किराए भाड़े की तंगी के बावजूद उसके पैर धरती पर न लगते। उसकी सोचें रॉकेट की रफ्तार जैसी तेज दौड़ती। घर में हैरानी भरी खुशी की बातें होने लगी, जैसे पिछले दिनों अमेरिका के चांद पे जाने और वहां से मट्टी पत्थर और फोटो खींच के लाने की खबरों के बारे में लोग बातें कर करके हैरान होते थे। पढ़े लिखे तकनीकी जुगतें बता के तरक्की का कमाल, और बुजुर्ग अफवाहें कह के उसको सहज ही पल भर में रद्द कर देते थे। गुड, तुझे सच बताऊं, रात को सपनों में मैं बस ड्राइवर को सीटियां मारता देखता रहता हूँ। भोगपुर, काला बकरा, किशनगढ़ और दूसरे सारे अड्डों से सवारियां उठाता उतारता हूँ। बड़ा मजा आता है जब ड्राइवर मेरे सीटी मारने पे बस रोकता चलाता है। जरा देर बाद बख्शी कहने लगा, अब पक्की नौकरी मिल जानी है, तू जितना मर्जी पढ़ लेना, कॉपियों किताबों का टोटा नहीं आने दूंगा, मामे की तरह बड़ा अफसर बन जाना। बड़े भाई का ये भरोसा सुन के मुझे पल भर को लगा था जैसे मेरा कद हाथ भर और ऊंचा हो गया हो। मैं मन ही मन में हवा में उड़ने लगा और साथ के लड़कों के पास कई तरह की फड़े मारने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ जैसे मैंने सड़प्पा मार के 16 की 16 जमातें पास कर ली हों और महीने के महीने तनख्वाह के नोटों की गड्डी लाके अपनी माँ की हथेली पे धरने लगा हूँ, अपने मन की खुशी को लगाम दे के काबू में करता। पर सारे टब्बर के चेहरों पे खुशी की चढ़ी लहरें जल्द ही उतर गईं, जैसे नाले का भरी दोपहर में ठाठे मारता पानी सूरज के छुपने के साथ उतर गया था। जब पूछ परतीत और जवाब में इस बार मामा जी ने बताया, बख्शी के बारे में कहते हैं कि फलाने को मैं नहीं कहता, वो उनसे बहुत सीनियर हैं, और ठिकाने को इसलिए नहीं कहता कि वो उनसे बहुत जूनियर है। कहते हैं फिर भी तुम फिक्र ना करो। मुझे लगा जैसे दालान की पिछली कोठड़ी का तोड़ा फिर तड़क गया है, जो भाइये के सिवा किसी की नजर में ना आया हो और वो किसी और थम्मी को तलाश करने लगा हो। उसका बुलंद हौसला उसकी शादी भरता लगता। भाइये ने खामोशी का सागर पार करते हुए कुछ देर बाद माँ से कहा, जो मेरी सास जीती होती तो वो तेरे दुखड़े सुनती। ये बात मेरे कानों में पड़ने की देर थी कि मेरी आंखों के आगे एकदम मेरी अंधी नानी का लाखे जैसा छुरियों भरा शांत चेहरा आ गया। उसे मैंने कभी सुजाक ही नहीं देखा था। वो बड़े इज्जाले वाले दालान अंदर बैठी अपने धियों, पोतों, पोतियों और दामादों का इंतजार करती, भड़के लेती रहती। मुझे वो पल याद आए और साथ ही दिल भर आया जब नानी मुझे टो टो के देखती कि मैं कितना ऊंचा और तगड़ा हो गया हूँ। वो मेरे सर पे बार बार हाथ फेरती, कलावे भरती, लाड करती और कहती, इधर भी बुक्की दे मेरे पुत। दीदों की जोत होती तो अपने दोते को देखती, अब 9 बरस का हो गया गुड, है ना सेबो, रब इसकी उम्र लंबी करे, सुखी रखे। मैं अपनी सोचों में दूर पीछे गया गया तब पलटा जब बाहरी दरवाजे से ताए रामे के बोल मुझे सुनाई दिए। उसने घर में फैली मातम जैसी उदासी की वजह पूछी और भाइये ने फिर वही दास्तान मुख्तसरन सुना दी। औरों को मत देता है कि अपने पैरों पे आप खड़े हो, पक्का इरादा रखो, तो फिर आप क्यों अब डौलता है। ताई ने हुक्के की नाल परे करके मूंछों पे अपने हाथ का बनाया गिट्ठू फेरते हुए कहा। पता नहीं उसके जी में क्या आई कि कहने लगा,
एक बात और कह दूं, गुट का मामा साधु स्वभाव का है। औरों के काम भी तो हमसे पता नहीं दूर ही होना चाहते हैं। जो भी जरा बड़ा अफसर बन जाए वो पीछा ही भूल जाता है। भाइयों को बीच में टोकते हुए उसने कहा, तू यूं ही लोगों की बातों में आ जाया कर। लोग बतेरा कुछ कहते हैं कि बड़े अफसरों की एक अलग जमात बन गई है और वो कबीलदारी को छोड़ के चल दिए हैं। गुट का मामा तो अभी फिर आता जाता है। भाइये का मुंह और छोटा सा हो गया। उसके माथे पर तेवरियां उभर आईं। उसने जरा देर सोचने के बाद कहा, मैं सोचता था सेबो, मुझे अंदर अंदर महसूस हुआ कि भाइये को वो वक्त नहीं भूल रहा जब माँ जट्टों के सुरजन सिंह होरा की हवेली के पीछे जानवरों का गोबर बेचती थी। माँ के साथ कभी बड़ा भाई और कभी मैं जाता। जाड़ों में वो जब हाथों की ओक बना के जानवरों का गोबर या मूत उठाती तो मुझे उबकाई आती, सांस रुकने को होता। मेरा जी करता कि दौड़ के किसी खुली जगह में चला जाऊं। बीच बचाले सोच आती कि मैं माँ की कोई खास मदद नहीं कर रहा हूँ और उसके साथ आता क्या करने हूँ। फिर मुझे लगता जैसे मैं उसका आसरा हूँ या उसका पहरेदार। बता, क्या सोचता था? ताई ने दो टोक पूछा। यही कि बिरजू का कहीं काम बन जाता तो 4 दिन हम। भाइये से आगे बोला न गया, जैसे भूख ने उसकी जीभ पलट दी हो या खींच ली हो। फिर एकदम कोठरी के एक कोने में माँ की जहेज वाली पेटी में संभाल के रखी चिट्ठियां निकाल आया। दूसरे हाथ से कांसे की पकड़ी हुई थाली को जमीन पर रख के उसके अंदर चिट्ठियां टिका दी और खीसे में से तीलियों की टिबिया निकाली। आग लगाते हुए कहने लगा, जला के इनका तेल इस हाथ पर लगाऊंगा। कहते हैं दांत खुजली हमेशा के लिए हट जाती है। जरा रुक के कहने लगा, बातें तो खत्म होनी नहीं। मैंने सोचा आज यही काम मुका लूं। भैये की बातों का किसी ने बहुत हुनकारा न भरा। गुट का मामा उसूलों का बंदा है और फिर वो सरकार का नमक खाता है। तभी कहता है, पढ़ते हैं नहीं, नौकरियां कहाँ से मिल जावें। वो गलत नहीं कहता कि अच्छे नंबर लेके खुद आगे आओ, और हमें तो यही भरम बतेरा कि वो गुड होरा का मामा है। ताई ने पूरे भरोसे से कहा। भाइये को जैसे ताई का कहा सुनाई ही ना दिया हो। मौसमों के हेर फेर की तरह उन्होंने रातों को फिर सताना है और बगले की दीवार सहारे खड़ी चारपाई को डाल के धड़ाधड़ डांगे बरसाने लगा। उसमें से झड़ते पिस्सुओं खटमलों को पैर की जूती से घिसा घिसा के मारने लगा। मैं भी इसे बताने लगा, एक वो जा रहा, एक ये जा रहा। कभी चारपाई की पाइंती, कभी सिरहाने डांगे मारते भाइये के माथे से पसीना बहने लगा। आखिर वो हाँप गया। उसने डांग बाएं हाथ में पकड़ के दाहिने हाथ की पहली उंगली से पसीना पोंछा और बाहर बोहड़ पीपल की घनी छांव तले बैठी मेरी दादी के पास जाते हुए कहने लगा, बरसात तो ये कहने को है, ये उमस पता नहीं और कितनी देर रहनी है। मैं भाइये की बातों को सोचता हुआ उसके पीछे पीछे चल पड़ा।